नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 6 की विज्ञान के अध्याय 6 को, जिसका नाम है हमारे आसपास की सामग्री। सबसे पहले हम इस अध्याय के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको समझेंगे। उसके बाद में जितने भी महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न बन सकते हैं उनको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूल अवधारणा, वस्तु और सामग्री। वस्तु क्या होती है? कोई भी चीज जिसे हम देख या छू सकते हैं वो वस्तु होती है, जैसे कुर्सी, खिलौना या गिलास। सामग्री वह पदार्थ जिससे वस्तु बनी होती है उसे सामग्री कहते हैं, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, लोहा या कांच। एक वस्तु कई सामग्री से बन सकती है, जैसे चश्मा है वो प्लास्टिक और कांच से बनता है। एक सामग्री से कई वस्तुएं बन सकती हैं, जैसे लकड़ी से कुर्सी, मेज, दरवाजे इत्यादि चीजें बनाई जाती हैं। वस्तुओं का वर्गीकरण। हम वस्तुओं को क्यों छांटते हैं? वस्तुओं को उनके गुणों में समानता या विभिन्नता के आधार पर समूह में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। पंसारी की दुकान में दाल, मसाले और साबुन अलग अलग कोनों में रखे जाते हैं ताकि उन्हें ढूंढना आसान हो। इसी प्रकार वर्गीकरण से वस्तुओं के गुणों का अध्ययन करना और पैटर्न को समझना सुविधाजनक हो जाता है, इसलिए इनका वर्गीकरण किया जाता है। पहला गुण, स्वरूप और द्युति। द्युतिमान वे सामग्री जिनमें चमक होती है वे सामान्यतः धातुएं होती हैं, जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम, सोना। द्युतिहीन वे सामग्री जिनमें चमक नहीं होती है वो द्युतिहीन मानी जाती हैं, जैसे लकड़ी, कागज, गत्ता या चौक। दूसरा गुण, कठोरता, कोमल, जिससे आसानी से दबाया या संपीड़ित किया जा सके, खरोंचा जा सके, जैसे रबर, स्पंज, रुई या ऊन। कठोर, जिसे दबाना या खरोंचना मुश्किल हो, जैसे लोहा, पत्थर, लकड़ी या कांच। रबर गुण सापेक्ष होता है। रबर स्पंज से कठोर होता है लेकिन लोहे से नरम होता है। तीसरा गुण, जल में घुलनशीलता, ठोस पदार्थ। वे पदार्थ जो जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, वो विलेय कहलाते हैं, जैसे नमक और चीनी। और वे पदार्थ जो जल में घुलते नहीं हैं, तली में बैठ जाते हैं, वह अघुलनशील या अविलेय कहलाते हैं, जैसे रेत, चौक, पाउडर या लकड़ी का बुरादा। द्रव और गैसों की घुलनशीलता। द्रव मिश्रित जो जल में पूर्णतः मिल जाते हैं, जैसे सिरका या नींबू का रस। अमिश्रित जो अलग परत बनाते हैं, जैसे तेल, केरोसिन, सरसों का तेल। गैस कुछ गैसें जल में घुल जाती हैं। जल में घुली हुई ऑक्सीजन जलीय जीवों के लिए जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण है। पारदर्शिता। पारदर्शी क्या होते हैं? जिनके आर पार वस्तुओं को साफ देखा जा सकता है वो पारदर्शी कहलाते हैं, जैसे कांच, जल, वायु। पारभासी जिनके आर पार धुंधला दिखाई दे वो पारभासी कहलाते हैं, जैसे तेल लगा कागज या फोरस्टेड कांच। अगला है अपारदर्शी, जिसके आर पार बिल्कुल न देखा जा सके वह अपारदर्शी कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, धातु या दीवार। द्रव्यमान और आयतन का मापन। द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। इसके मापन की इकाई किलोग्राम और ग्राम है। आयतन क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान आयतन कहलाता है और इसके मापन की इकाई लीटर या मिलीलीटर होती है। भारी और हल्के का एक क्रियाकलाप। तैयारी, समान आयतन जैसे कि एक कप में अलग अलग सामग्री भरते हैं, एक में रेत, कक्कड़ या जल। अवलोकन, समान जगह यानी बराबर आयतन घेरने के बावजूद जिस सामग्री का द्रव्यमान अधिक होगा वह भारी होती है। इसका निष्कर्ष क्या है? भारीपन का निर्धारण द्रव्यमान से होता है। जब आयतन समान होता है तो भी कोई वस्तु भारी या हल्की हो सकती है। द्रव्य क्या है? कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है वह द्रव्य कहलाती है, जैसे हवा, पानी, पत्थर, हम स्वयं, ये सभी द्रव्य हैं। इस अध्याय की महत्वपूर्ण शब्दावली। सामग्री वह पदार्थ जिससे वस्तु बनती है वह सामग्री कहलाती है। विलेय जो जल में पूरी तरह से घुल जाता है उसे विलेय कहते हैं। अविलेय जो जल में नहीं घुले उसे अविलेय कहते हैं। पारदर्शी जिसके आर पार साफ देखा जा सके वह पारदर्शी। अपारदर्शी जिसके आर पार बिल्कुल भी दिखाई न दे वह अपारदर्शी। पारभासी जिसके आर पार धुंधला दिखाई दे उसे पारभासी कहा जाता है। दोस्तों, इस अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ने के बाद
अब हम इस अध्याय के सभी महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, वस्तुएं जिन पदार्थों से बनी होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो वस्तुएं जिन पदार्थों से बनी होती हैं उन्हें सामग्री कहते हैं। एक ही वस्तु विभिन्न सामग्री से बनी हो सकती है, जिससे कुर्सी लकड़ी या प्लास्टिक की हो सकती है। एक ही सामग्री से कई तरह की वस्तुएं भी बनाई जा सकती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्या एक ही वस्तु विभिन्न सामग्रियों से बनी हो सकती है? तो हाँ, एक वस्तु विभिन्न सामग्रियों से बनी हो सकती है। जैसे चेयर को प्लास्टिक से भी बना सकते हैं और लकड़ी से भी बना सकते हैं। वस्तु का चुनाव उस सामग्री के गुणों पर निर्भर करता है। उदाहरण, हम कपड़े का गिलास नहीं बना सकते क्योंकि वह पानी को नहीं रोक पाएगा। अगला प्रश्न है, सामग्री के वे गुण जिन्हें हम छूकर महसूस कर सकते हैं क्या कहलाते हैं? तो सामग्री के वे गुण जिन्हें हम छूकर महसूस कर सकते हैं उसे बनावट कहते हैं। खुरदरी बनावट जैसे पत्थर या ईंट, कोमल या चिकनी जैसे रेशम या कांच। वर्गीकरण का यह एक प्राथमिक आधार है। अगला प्रश्न है, कठोरता के आधार पर सामग्री कितने प्रकार की होती है? तो कठोरता के आधार पर सामग्री सामान्यतः दो प्रकार की होती है, कोमल और कठोर। कोमल जिसे आसानी से दबाया या खरोंचा जा सके, जैसे स्पंज, रुई, रबड़। कठोर जिसे दबाना कठिन हो, जैसे लोहा, लकड़ी इत्यादि। अगला प्रश्न है, चमक और धातुओं का संबंध क्या है? तो चमक और धातुओं का संबंध है द्युतिमान होना। धातुएं सोना, लोहा, तांबा आमतौर पर चमकदार होती हैं, इसलिए इन्हें एक समूह में रखा जाता है। नमी के कारण चमक होने पर सैंड पेपर से रगड़कर चमक को वापस लाया जा सकता है। यह ताजी कटी हुई सतह पर सबसे अधिक दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, जो पदार्थ पानी में पूरी तरह गायब हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो वे पदार्थ जो पानी में पूरी तरह से गायब होते हैं उन्हें घुलनशील पदार्थ कहा जाता है। नमक और चीनी पानी में पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाते हैं। विलेय जो होता है, जो पदार्थ घोला जाता है उसे विलेय कहते हैं। जिस पदार्थ में घोला जाता है उसे विलायक कहते हैं, और विलेय और विलायक के जो मिश्रण होता है उसे विलयन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्या लकड़ी पानी में घुलनशील है? तो लकड़ी पानी में घुलनशील नहीं है। लकड़ी का बुरादा पानी में डालने पर घुलता नहीं है। यह या तो सतह पर तैरता है या समय के साथ नीचे बैठ जाता है। यह कठोर और अपारदर्शी सामग्री भी है। सभी तरल पदार्थ पानी में मिश्रित होते हैं, तो इन्हें हम दो गुणों पे देखेंगे, मिश्रित और अमिश्रित। घुलनशील, सिरका और शहद पानी के साथ पूरी तरह से मिल जाते हैं, जबकि अघुलनशील पदार्थ जैसे सरसों का तेल पानी के ऊपर अलग परत बना लेता है, क्योंकि यह एक अमिश्रित पदार्थ है। अगला प्रश्न है, क्या गैसें पानी में घुल सकती हैं? तो कुछ गैसें हैं जो पानी में घुल सकती हैं, जैसे ऑक्सीजन। सभी गैसें नहीं घुलती, जैसे नाइट्रोजन अघुलनशील है। इसका क्या महत्व है? पानी में घुली ऑक्सीजन जलीय जीवों और पौधों के लिए श्वसन के लिए जीवन रक्षक का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, पानी पर तैरने वाली और डूबने वाली वस्तुओं का निर्धारण कैसे होता है? तो उनका निर्धारण होता है उनके घनत्व के आधार पर। तैरना, जो वस्तुएं पानी से हल्की होती हैं, जैसे सूखी पत्तियां, वो तैरने लगती हैं। डूबना, जो वस्तुएं पानी से भारी होती हैं, जैसे पत्थर या सिक्का, ये पानी में डूब जाते हैं। अगला प्रश्न है, गंदा पानी साफ करने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो गंदे पानी को साफ करने के लिए निस्पंदन का उपयोग किया जाता है। पानी में मौजूद अघुलनशील अशुद्धियों जैसे रेत, मिट्टी को छान करके अलग किया जा सकता है। कभी कभी अशुद्धियों को नीचे बैठाने के लिए फिटकरी का भी उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जिन सामग्रियों के आर पार बिल्कुल नहीं देखा जा सकता उन्हें क्या कहते हैं? तो ऐसी सामग्रियां जिनके आर पार बिल्कुल नहीं देखा जा सकता उन्हें अपारदर्शी कहते हैं, जैसे लकड़ी, गत्ता और धातु की दीवारें। ये वस्तुएं प्रकाश को अपने से होकर गुजरने नहीं देती हैं, इसलिए हम इनके पीछे रखी वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। अगला प्रश्न है, जब धुंधला दिखाई दे तो सामग्री क्या कहलाती है? तो जब धुंधला दिखाई दे तो सामग्री पारभासी कहलाती है। इनके आर पार देखा जा सकता है लेकिन स्पष्ट नहीं होता, जैसे तेल लगा हुआ कागज। इसका प्रयोग टॉर्च के ऊपर हथेली रखने पर वह चमकती है, जो सिद्ध करता है कि मानव शरीर भी पूरी तरह से अपारदर्शी नहीं है, जबकि थोड़ा पारभासी है।
अगला प्रश्न है, प्राचीन रस रत्न समुच्चय के अनुसार मूसा किसकी बनती है? तो ये बनती है मिट्टी और लोहे से। मूसा का उपयोग पदार्थों को उच्च तापमान पर गलाने के लिए किया जाता है। यह दर्शाता है कि हमारे पूर्वजों की सामग्रियों के गुणों जैसे ऊष्मा प्रतिरोध का गहन ज्ञान था। अगला प्रश्न है, सामग्रियों को समूह में वर्गीकृत करने का क्या लाभ है? तो इससे हमारे को सुविधा और अध्ययन करने में आसानी रहती है। वस्तुओं को ढूंढना आसान हो जाता है। हम सामग्रियों के गुणों को पैटर्न का अध्ययन कर सकते हैं। भंडारण और इन्वेंट्री प्रबंधन में भी मदद मिलती है। अगला प्रश्न है, पुनर्चक्रण के लिए वस्तुओं को कैसे छांटा जाता है? तो पुनर्चक्रण के लिए वस्तुओं को सामग्री के प्रकार के आधार पर छांटा जाता है। जैसे प्लास्टिक, कागज और धातु को अलग अलग किया जाता है क्योंकि इनकी रिसाइकलिंग प्रक्रिया अलग अलग होती है। कबाड़ी वाला भी इसी आधार पर वस्तुओं का मूल्य तय करता है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, वस्तुओं का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जा सकता है? तो वस्तुओं का वर्गीकरण उसके गुणों के आधार पर किया जा सकता है, जैसे दिखावट, बनावट, व्यवहार, पानी के साथ में घनत्व, प्रकाश के साथ में पारदर्शिता। इन आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने कक्षा 6 की विज्ञान के अध्याय 6 को महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा है और वन लाइनर प्रश्न उत्तरों को देखा है। इन्हीं प्रश्नों में से प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारे से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।